शब्द राष्ट्रवाद के बाद सबसे ज्यादा सुनाई दिया वो शब्द था महामिलावटी। प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी भाजपा के बड़े नेता थे उन्होंने अपने सारे भाषणों में महामिलावटी शब्द का खासा प्रयोग किया। हमारे साथ उस विषय पर बात करने के लिए अजय आलोक जी हैं जो जेडीयू के हैं, प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के हैं, मनोज झा रेजिडेंट एडिटर दैनिक जागरण के हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महामिलावटी जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? नहीं, महामिलावटी के आगे एक और शब्द है, महामिलावटी ठगबंधन। ये एक दूसरे को ठगने के लिए बंधन है। ये ऐसी बिरयानी है जिसमें आप ढूंढते ढूंढते रह जाएंगे, आपको इलायची नहीं मिलेगी। तो जब इलायची मिलेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि नेता कौन है। आज देखिए कितना अच्छा काम हुआ है। कल शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन दिया था और आज इस महामिलावटी ठगबंधन के वीआईपी एक पार्टी पैदा हुई है। चुनाव जब आता है तो फफूंदी की तरह बहुत सारे नई नई पार्टी जन्म लेती है, तो उसी में एक पार्टी है वीआईपी पार्टी। तो वीआईपी पार्टी के वीआईपी उम्मीदवार ने कल अपना एक नामांकन कर दिया। तो आप ही बताइए कौन सा महामिलावटी गठबंधन है? हमारे बगल में प्रेमचंद मिश्रा जी बैठे हुए हमारे बड़े भाई की तरह है, बेचारे छटपटा के रह गए सुपौल में कि किसी तरह तेजस्वी चलाया जाए। क्यों तेजस्वी जाएगा? माथा पीटने लगे, राहुल गांधी बाल वाल नोचने लगे आके सभा में। शकील अहमद नामांकन नहीं करें, शकील अहमद ने नामांकन कर दिया। कारण यह है कि जब नेतृत्व शीर्ष पर मजबूत नहीं हो तो कैडर अनुशासित नहीं रहता है, और जब नेतृत्व में भरोसा खत्म होता है तो संगठन बिखरने लगता है। आज यही कारण है कि कांग्रेस 125 पुरानी पार्टी जिसका एक जमाने में देश में वर्चस्व था, वो 2014 में घट के 44 पे आ गई। और कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब ये 44 से कहां जाती है। मंथन ये करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी जिसको नेहरू के बाद शास्त्री जी, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक ठीक ही ठाक चल रही थी, ये नेतृत्व राहुल गांधी का लेके पता नहीं इन लोगों को क्या करना है। कभी कभी इन लोगों को भी आश्चर्य लगता है कि हम लोग क्या करें, लेकिन अध्यक्ष ही बना दिया है तो मानना ही पड़ेगा बात। मैं समझ सकता हूं इनकी पीड़ा, लेकिन हमारा गठबंधन जो है स्पष्ट नीति, स्पष्ट नियत, स्पष्ट नेता, लाइंस क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इनकी तरह हम नहीं बोलते हैं पहले मोदी हटा लें उसके बाद बैठेंगे देखेंगे आपस में चुन लेंगे। शरद पवार बोलते हैं मायावती भी हो सकती है, ममता भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकते हैं, दबे मन से खुद वो अपना ही मन चाहत होगी, फिर बोलते हैं मैं रेस में नहीं हूं। इधर से कभी राहुल गांधी का कोई नाम ले लेता है तो ममता दीदी उधर से चुप हो जाती है। कहीं 72,000 योजना की शुरू कीजिएगा, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेगा, जब देखेगा तब करेगा, अभी कुछ नहीं करेगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, महामिलावटी ठगबंधन और आप लोग दिल मसोस के रह जाते हैं। अजय आलोक जी का कहना है, आपका क्या कहना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं जिस गठबंधन में 28 पार्टियां हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और एक से एक पार्टियां हैं, एक दूसरे को गाली देते रहे, भद्दी भद्दी गालियां, डीएनए तक खराब कह दिया। एक ने दूसरे को कहा कि बड़का झूठा पार्टी है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पब्लिकली आम सभा में सब बातें हो रही है। मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मतलब बीजेपी इतनी खराब पार्टी है। क्या हो गया? चंद महीने में वो तमाम लोग फिर एक मंच पे आ गए। तो राजनीति में अगर आपकी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं है, कभी कुछ बोलना कभी कुछ कहना, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा महामिलावटी कुछ हो नहीं सकता। हमारा तो आरजेडी एक पुराना टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर है। हम उसके साथ 98 से अलायंस में रहे हैं और कभी उसमें ये नहीं आया इस लेवल पे कि नहीं आरजेडी से बिल्कुल ही गाली गलौज कर देना है। साथ काम किया है, एक आध बार बीच में अलग भी लड़े, लेकिन वो टेस्टेड अलायंस पार्टनर है, कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, बीजेपी के खिलाफ पार्टी खड़ी रही है। तो वैचारिक स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के तुलना में वैचारिक स्तर पर फार बेटर पार्टी है। जेडीयू आदतन, तब से मैं सुन रहा था अपने छोटे भाई अजय आलोक जी को कांग्रेस के बारे में, वैसे सही आप छोटे भाई बड़े भाई मैं ये ठीक है, मैं इनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छे प्रवक्ता हैं ये। जेडीयू इनफैक्ट आज ही इनका एक एमएलए पार्टी छोड़ दिया है और ये हमारे बारे में चिंतित हो रहे। आज बीजेपी का एमएलए वो ऑलरेडी हमारे लिए कैंपेन कर रहे, वाल्मीकि नगर में एमएलए बीजेपी के हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे। हरीश पांडे, एनडीए में कई ऐसे नेता हैं
जो नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व से, खासकर बिहार वाले जो मोदी इनसे भी खफा होकर, वो ऑलरेडी हमारे लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जो एक दो सीट का एग्जाम्पल दिया, मैं इसलिए इन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। पॉइंट है कि बिहार की जनता इन चीजों को देख रही है कि आपको किस अलायंस को वोट करना है। दोनों तरफ अलायंस है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अब बीजेपी बड़ी पार्टी होते हुए भी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हुई, और इनको 2 MP था, इनको 17 सीट मिल गया। कलाकारी दिखाया नीतीश जी ने, लेकिन सच्चाई यह है कि आप दोनों ने बिहार की जनता को छला है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को देने का वादा किया था, स्पेशल स्टेटस से लेकर बाकी जो कुछ बिहार को दिया नहीं। नीतीश जी मांगते रहे कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, मोदी जी ने मना कर दिया। हमारे नेता ने 3 फरवरी को पटना गांधी मैदान में राहुल जी ने आके कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। तो पॉइंट है कि जनता इन चीजों को देख रही है कि आपके समक्ष कौन सा नेता क्या बोल रहा है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है। अगर किसी नेता की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई तो कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है। अजय आलोक जी, इनका कहना है जैसे डीएनए के बारे में नीतीश कुमार जी ने कहा, गठबंधन टूटा, दोबारा आपका गठबंधन हुआ, तमाम तरह की मतलब बिकरिंग थी, विच वाज ऑल आउट इन ओपन। देखिए, आपको नहीं लगता कि जब आप महामिलावटी ठगबंधन कहते हैं तो ये आयरनिकल बहुत हाई लेवल पे है? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका कारण है, ये जिस समय की बात गिना रहे थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं मिलूंगा, डीएनए फीएनए जितना, ये तब की बात है जब हम बीजेपी से अलग थे। हमारी जब मौलिक चिंताएं दूर हुई और हमने भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाना चाहा, तो हमने प्रणाम किया इन लोगों को। इनसे कहा था जाके राहुल गांधी से हम लोगों ने, आप कुछ कीजिए, आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था भ्रष्टाचार के लिए, कुछ कीजिए। तो पीडी खिलाने लगे नीतीश जी के सामने। तो आप क्या नीतीश जी पीडी देखते रहते हैं? हमने प्रणाम किया, हम अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन के लिए हाथ बढ़ाया, पूरी पार्टी की बैठक हुई, पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, इन परिस्थितियों में हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो निर्मूल, जो हमारी समस्या थी, जो हमारी आशंका थी नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो इन 3 वर्षों में दूर हो चुकी थी। तो फिर कोई कारण नहीं था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाते। इसलिए हमारा नारा उस समय का, उसको आज के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करना तो बहुत गलत है, क्योंकि यूपी में भी 2 लड़के घूम रहे थे ना साथ में। आज यूपी में 2 लड़के तो किनारे हैं, बिल्कुल। तो वहां पे इनकी नीति ठीक है, लेकिन अगर हमने कर लिया ये तो हमारी नीति खराब हो जाती है। हम घूम रहे थे, दूसरा तो बात, आज भी हम गाली गलौज नहीं कर रहे। दूसरा बात, गाली गलौज हमने भी नहीं की। अब आइए डीएनए की बात। डीएनए सही में हमने टेस्टिंग में भेजा था, 1 करोड़ डीएनए, 50 लाख सैंपल भेजे थे, रिपोर्ट भी आई। उसमें रिपोर्ट में आया कि 40 लाख डीएनए में भारतीय था, लेकिन 10 लाख डीएनए में पाकिस्तान और इटली के भी डीएनए निकल गए। तब हमें लगा कि जो हमने निर्णय लिया एकदम ठीक किया। तो पाकिस्तान और इटली के डीएनए के साथ हम नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान और इटली साथ में रह रहे हैं। दर्द होता है, बम फटता है पाकिस्तान में, दर्द होता है राहुल गांधी को। आज तो देखिए अरविंद केजरीवाल की राह पे चल चले राहुल गांधी, घूम घूम के माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ गई, और चिल्लाएं चौकीदार, तो याद आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का माफीनामा। तो सेल्फ गोल करने में कांग्रेस माहिर हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने वादा कर दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का। 10 वर्ष आप सत्ता में रहे, 1 करोड़ बिहारियों का सिग्नेचर 2010 में हमने मनमोहन सिंह को करवा के दिया था विशेष राज्य देने के लिए। क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? 10 वर्ष तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपने पटना यूनिवर्सिटी को नहीं दिया, और आप सत्ता से बाहर हैं तो कह रहे हैं हम दे देंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, कि ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नहीं तो दीजिएगा कहां से? अब मनोज झा जी, आपको मैं इसमें एक एमेंड करता हूं। बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली को भेजा कि हमें बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। नरेंद्र मोदी जी जब पटना बिहार में चुनावी सभा में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। ये बिहार में आके घोषणा किया, और नीतीश जी ने कहा कि जो हमें स्पेशल स्टेटस देगा हम उसके साथ जाएंगे। क्या बिहार को स्पेशल स्टेटस मिला? नीतीश जी क्यों बीजेपी के साथ चले गए? क्या मोदी जी ने स्पेशल स्टेटस बिहार को दिया? जो लोग खुलेआम वादा खिलाफी किए बिहार की जनता के साथ, वो कह रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। अरे आपसे बड़ा महामिलावटी कौन हो? ये तो इन्फेक्टेड महामिलावटी है। इनकी तुलना तो मैं करता हूं, ये तो डॉक्टर ही जानते होंगे, अपेंडिक्स होता है ना, यूजलेस ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं। इनफैक्ट ये गठबंधन जो एनडीए है वो अपेंडिक्स जैसा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। सिर्फ ठगना, झूठ बोलना
गुमराह करना, एकाएक राष्ट्रभक्त बन गए आज के लिए लोग, देशभक्ति की बात करने लगे हैं। इससे पहले राम भक्त बने हुए थे, अब राम भक्ति छूट गई है, एकाएक देशभक्ति उबाल मार रहा है कि भाई कुछ भी करो, अपने आप को देशभक्त साबित करो। क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में इनका कोई योगदान नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट में इनका कोई योगदान नहीं है। ये अंग्रेजों से मिले रहते थे, इन्होंने देश की आजादी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये क्या जानेंगे 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे हजारों हजार इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, हमने एक से एक चंद्रयान मंगलयान बनाया, कह रहे नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम 60 साल तक सत्ता में कैसे रहे? हम 60 साल में सत्ता में इसलिए रहे, हमने विकास और प्रगति लाई देश। मनोज झा जी, आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने यहाँ की पॉलिटिक्स काफी नजदीक से देखा, ये पूरे महामिलावटी ठगबंधन को या जो जाइव है और इसके नरेशन को कैसे देखते हैं? देखिए, महामिलावटी एनडीए की ओर से शब्द दिया गया, ये भी वही, इनको ठगबंधन कहते हैं या फर्जी गठबंधन कहते हैं। ये तो देखिए पॉलिटिकल एक नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है या चल रही है, या पता नहीं पब्लिक को कितना, जनता को कितना एक्सेप्ट ये जनता कर रही है, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां तक आप देखेंगे वैचारिक स्तर पर, आइडियोलॉजी के स्तर पर न तो ये प्योर है न ये प्योर है, क्योंकि आइडियोलॉजी से अब बाद का जो एक फेज आता है पॉलिटिक्स में, राम मनोहर लोहिया जी का मानना था कि कांग्रेस का जब तक समूल हम यहां से उच्छेदन नहीं करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर जो देश का बन गया है वो फिर सुधरने वाला नहीं है। आज राम मनोहर लोहिया जी के सबसे बड़े, यदि टॉप 5 में उनके डिसिपल्स में देखूं, टॉप 10 में तो लालू जी भी हैं। उन्हीं की आंदोलन, उन्हीं की विचारधारा से वीपी सिंह का जो पूरा ऑफस्प्रिंग है, तो उनका नेशनल पॉलिटिक्स में स्टेक बढ़ा। लेकिन आज क्या है, कांग्रेस एंटी कांग्रेस प्लैंक पे पूरी पॉलिटिक्स जो चली, आज वो सारे लगभग दल, उसमें नीतीश जी को आप जनता दल यू को आप एक मैनेज कर सकते हैं, जो कि उनका, मैं इसलिए कहता हूं कि उनका प्रैक्टिकल गठबंधन है। ठगबंधन और महागठबंधन, महामिलावटी, मैं इस शब्द में नहीं जाता हूं, वो व्यावहारिक गठबंधन मैं उसको मानता हूं एनडीओ की, वो व्यावहारिक गठबंधन है। बिहार को आइडियोलॉजी से ज्यादा इस समय अब अगले स्टेज पर ले जाने की जरूरत है। पॉलिटिकली और डेवलपमेंट के जो फ्रंट पे हम पिछड़ गए हैं, उसको ले जाने के लिए नीतीश जी को भाजपा का साथ चाहिए, भाजपा को नीतीश जी का साथ चाहिए, कांग्रेस को आरजेडी का, ये इन्हें तय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका एनडीए एक व्यावहारिक गठबंधन है और उसको मोर और लेस उसके एक्सेप्टेंस में पब्लिक को भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता मनोज झा जी, जिस तरह का इनके बीच का जो रैंकर था, इनके बीच का जो विवाद था, और जो व्यवहारिक गठबंधन खुद कर रहा है, वो दूसरी पार्टियों के या दूसरे गठबंधन को ठगबंधन कहता है, तो आपको लगता है? देखिए, वो आप एबरेशन के तौर पे उस 2-2.5 साल के पीरियड को आप जरूर रख सकते हैं। आपस में संघ और भाजपा के बीच में भी खटपट की न्यूज आती है कई बार कि भाई संघ के बताए रास्ते पे भाजपा नहीं चल रही है, वो तो फिर बाप बेटे एक दूसरे से मतभेद करते हैं। लेकिन जहां तक मैं स्वाभाविक इसलिए कह रहा हूं कि इनका पुराना गठजोड़ है, 95 से ये दोनों साथ हैं, 95 से नहीं 95 के इलेक्शन के बाद ही दोनों साथ हुए हैं। मेरी पार्टी है, कम से मुझे जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपकी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जदयू भाजपा की बात कर रहा हूं। जदयू भाजपा की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, और बीपी सिंह जी की सरकार के रहते हुए लालू जी से नीतीश जी का रास्ता अलग होता है और भाजपा को ये एलाइज बनाते हैं उसी समय। उस समय वैचारिक स्तर पर दोस्ती हुई, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में दोनों मिले। इसलिए ये कहना कि 2 साल में डीएनए और मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये जो राजनीतिक शब्दावली है, जब आप किसी से झगड़ा या किसी से दोस्ती करते हैं तो आपको हाई पिच पे जाके कोई ना कोई नारा या डायलॉग ढूंढना पड़ता है। आप कैसे, नीतीश जी कैसे कहते कि मैं भाजपा से एकदम डिसोसिएट कर रहा हूं जदयू को, तो देखिए वो पॉलिटिकल एक कंपल्सन है, उसको आप वर्ड टू वर्ड नहीं लीजिए। लेकिन यदि आप एकदम से अंतरात्मा को झांकेंगे, दोनों गठबंधन को, दोनों की अंतरात्मा को, तो जदयू भाजपा का गठबंधन न सिर्फ स्वाभाविक है, बल्कि देखिए 2.5 साल झगड़े के बाद ये पटरी पे इतने आराम से आए हैं कि इनका सीट बंटवारे का पब्लिक को किसी को पता नहीं चला।
वो महागठबंधन हुआ कांग्रेस और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में उसकी धूम बड़े लंबे समय तक मची थी। भाजपा के कई नेता दिल्ली में देखिए, बयान करते पाए गए कि 17-17 क्यों आप दिया गया? बताइए, एक भी डिफरेंसेस की बात आई हो कभी खबर में? मतलब मैं डिफरेंसेस की मांग लेकिन रही है भाजपा, एक मिनट लेट मी स्पीक, कि कभी ऐसी खबर आई कि भाजपा 25 पे अड़ी है, नीतीश कह रहे हैं नहीं 17 से मैं नहीं लड़ूंगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार वन शॉट बैठक होती है, 17-17-6 ये एक बंटवारा हो गया। लेकिन जहां तक कि महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन में नॉमिनेशन फाइल होने के, फर्स्ट पेज के नॉमिनेशन फाइल होने के बाद तक भी सीट क्लियर नहीं हो पाई थी। ये 12 पहले तो 18 सीट अखबार में छपा है, 18 सीट की घोषणा कांग्रेस ने अपने स्तर से कर दी, फिर 12 पे आए, फिर फाइनली हुआ कि 9 जी, लालू जी कह रहे 9। देखिए, मुझे लालू जी या नीतीश जी या भाजपा पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लेकिन एक परसेप्शन के तौर पर यदि मैं आप जर्नलिस्टिक परसेप्शन पूछेंगे, जो कि पब्लिक में भी मोर और लेस जा रहा है, कि इनका गठबंधन जो है वो किसी तरह से सहेजा गया है। जैसे अभी उन्होंने इनका नाम लिया ना, ये जो मुकेश सैनी जी के का कैंडिडेट टीम की खड़ी हो गई है पटना सीट से, वीआईपी, तो वो वीआईपी पार्टी खड़ी हो गई थी। इनका कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। जैसा भी मनोज झा जी कह रहे थे, आइडियोलॉजिकली प्योर कोई गठबंधन नहीं है। महा एनडीए का आप देखेंगे तो शिवसेना और बीजेपी के बीच भी जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में जो रिश्ते रहे, 1-2 साल क्या, पिछले 5 साल से जो रिश्ते रहे, उसमें तमाम तरह बातों में प्रधानमंत्री कोसा गया, उनको आड़े हाथ टारगेट लिया गया, और उसके बावजूद अब जब आखिरी में अलायंस हो गया तो ऑल इज वेल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जब आप दूसरे गठबंधन पे इस तरह के गठबंधन के बाद आरोप लगाते हैं तो आप सही नहीं है? देखिए, हम किस गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं? शिवसेना प्रधानमंत्री को कोस रही थी, बीजेपी को कोस रही थी, बीजेपी के नेता भी कुछ कुछ बोल दे रहे थे, कभी कभी अकेले चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उपचुनाव में दोनों खिलाफ भी लड़े, लेकिन घूम फिर के लोकसभा चुनावों के पहले सब एक हो गए, प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में सब आ गए, मजबूती से आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक मैसेज आता है कि घर के अंदर बर्तन है, ढंढना रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर शांत हो गए, अपने जगह पे आ गए। इनके गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनके गठबंधन का कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है। कौन लोग हैं गठबंधन में? आपको ये एनालिसिस करना होगा। सिर्फ परिवार है। कौन से परिवार हैं? जिन पे सारे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। क्यों साथ में आए हैं? क्योंकि जानते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाएगा, नीतीश कुमार बिहार में रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई केस रुक नहीं पाएगा, कोई केस दौड़ेगा, कभी थमेगा नहीं। एक एक लोग को अपने परिवार, अपने अस्तित्व बचाने की चिंता लगी हुई है, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उधर डीएमके हो। ममता दीदी अलग लड़ रही हैं, वो उनका मन है कि हम फेडरल फ्रंट बना के लड़े, मोदी को उनको भी हटाना है, लेकिन फेडरल लड़ा के लड़े, क्योंकि एक बार 34 सीट आ गया तो लगता है कि 40 आ जाएगा। शरद पवार भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, पहले अलग थे, क्योंकि अस्तित्व बचाना है। तो यहां परिवार ऊपर से नीचे तक आप जोड़ लीजिए, परिवारवाद की फेयरलिस्ट निकल जाएगी। आप उस पर कुछ लोग हमें कह देंगे कि रामविलास पासवान जी आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन क्या रामविलास पासवान के करियर पर, 45 साल के करियर में इतने ही मंत्रालय संभाल चुके, चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, आज तक एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। नीतीश कुमार पे आज तक एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, नरेंद्र मोदी पे आज तक एक भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। भाई, आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? राजनीति में एक मैसेज दिया जाता है। आज तेजस्वी यादव अपने आप को नेता कहते हैं, जो लोग उनको नेता मानते हैं, मैं उनकी बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो जाता हूं कि एक जिस परिवार को हर तरह की फैसिलिटी थी, उस परिवार के मालिक ने अपने बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं समझा। बेटी को तो डॉक्टर बना लिया, बेटे को क्यों छोड़ दिए? भाई, क्रिकेट खेलने के कारण 9वीं नहीं पास करेंगे, तो वैचारिक पतन हो रहा है ना। और आज वो आदमी कह रहा है कि बिहार की यूनिवर्सिटी पे लेक्चर देता है, और बाकी लोग लेक्चर सुन के ताली बजाते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यूनिवर्सिटी आप कभी गए नहीं, यूनिवर्सिटी पे आप लेक्चर देते हैं, वो नेता बनने की बात करते हैं। क्या बिहार का आईक्यू लेवल इतना गिर गया है? लेकिन वो नेता है, उनको लोग नेता मान रहे हैं, उनके जात के लोग नेता मान रहे हैं। ये हमारी समस्या है। इस समस्या से जब तक जनता नहीं निकलेगी, तब तक अच्छा नेता कहां से निकलेगा? और हर युवा के मन में यही आएगा कि हम चले राजनीति में, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर हमको भी 2-3 हजार करोड़ तो आ ही जाएगा। अगर ये प्रेरणा लेके लोग राजनीति में आने लगे तो बंटाधार हो जाएगा इस राजनीति का। तो क्या ऐसी राजनीति चाहते हैं आज देश की जनता? नहीं चाहती है। क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, गुड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और राजनीति का प्राइम एम होना चाहिए कि आप कंट्री की सेवा करने आए, खुद का मेवा बनाने नहीं आए। मिश्रा जी,
इनका कहना है कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, एकदम मिसमैच्ड आपका अलायंस और डिस्परेट अलायंस है। पर्पस सिर्फ एक है कि मोदी को बाहर कैसे रखा जाए। एक लाइन बोल दूं मैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। सॉरी, इन्होंने कहा कि राजद और ये इनका बड़ा ट्रस्टेड अलायंस है, टाइम टेस्टेड अलायंस है। मैं जवाब देना भूल गया था। 1996 में लालू यादव पर पहला मुकदमा होता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, चारा घोटाला। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि राहुल गांधी लालू यादव के नाम का ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं। ट्रस्टेड अलायंस है ये लोग, ट्रस्टेड अलायंस। 2009 में लालू जी 4 सीट दे रहे थे, कांग्रेस ने छोड़ दिया, अकेले चुनाव लड़ी, कांग्रेस की दुर्गति हुई। सच्चाई ये है, आप जानते हैं कि लालू यादव को आप छोड़ेंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। जो 2-3 आ रहे हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। लालू यादव पे पैर पे गिरना इनकी मजबूरी है, माने चाहे नहीं माने। मिश्रा जी, मैंने मनोज जी को भी सुना है, इनको भी सुना है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप किसी गठबंधन को व्यवहारिक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जबकि उसने हाल फिलहाल में 2-3 साल के अंदर में ही ऐसे कई एग्जाम्पल सामने आए बिहार की जनता के समक्ष जो अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा है। फिर वो व्यवहारिक कैसे हो गया? अगर अवसरवादी अप्रोच व्यवहारिक है तो मैं समझता हूं व्यवहारिक शब्द की परिभाषा को बदलनी चाहिए। उसके ये अर्थ नहीं निकलते हैं, व्यवहारिक मत कहिए। तब ये कहिए कि हाँ बीजेपी जेडीयू जो कर रहा है वो सब ठीक है, क्योंकि वहां बीजेपी है तो सब ठीक है, ये मान लीजिए। कई लोग इस बात को मानते हैं, मैं इन चीजों को नहीं मानता, इस थ्योरी को नहीं मानता। अगर आप किसी को सार्वजनिक रूप से गाली दे रहे हैं, नाखून काट के दिल्ली भेजे जा रहे हैं कि हम भाई डीएनए को जांच करा रहे हैं, क्या डीएनए की गाली के बावजूद भी दोस्ती हो सकती है? अरे रिपोर्ट आ गया ना उसका, जस्ट कोई रिपोर्ट नहीं आई। आपने इटली निकले थे उसमें रिपोर्ट। नहीं, ठीक है, वो बोलते रहिए पाकिस्तान। जिनको भारत की जनता को कुछ बताने के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं। पाकिस्तान के नाम से इतना दुख क्यों होता है भाई कांग्रेस को आजकल? ये बताइए दीजिए आज। आलोक जी, मिश्रा जी, मैं बीच में एक सवाल इनसे पूछ रहा हूं। नहीं जी की जगह पे नहीं, आप अपने जवाब में ही उसको आप सबको मैं 8 मिनट चुपचाप सुना हूं, जवाब और आप मुझे 1 मिनट नहीं सुन पा रहे। नहीं, बर्दाश्त कर। डायनेमिक प्रोसेस में आपको जनता की भला के लिए क्या जी एक उदाहरण देता हूं, आलोक जी उसको नहीं एग्जाम्पल दे पा रहे हैं। एक टाइम यही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अछूत पार्टी थी, कोई उससे अलायंस नहीं करना चाहती थी, कोई पार्टी नहीं। आज सारे अलायंस करने के लिए लगभग तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो अनटचेबिलिटी हट गई। बिल्कुल। तो उसी तरह से आप ये मान के कि आरजेडी से कभी मैं गठबंधन बिल्कुल नहीं आपकी बात में, लेकिन यदि आप ये कहें आप सपा बसपा के साथ आने पे उनको महामिलावटी ठगबंधन कह सकते हैं, तो बाकी पार्टियां आपके ऊपर सेम चीज हम जब आरजेडी के साथ गए तो बीजेपी क्या हम पे फूल बरसा रही थी? बीजेपी भी तो हमें ठगबंधन ही कह रही थी कि जाके भ्रष्टों के साथ मिल गए, लालू यादव के साथ मिल गए। हम गाली सुन रहे थे। जब लालू यादव पे रेड पड़ा तब बीजेपी कह रही थी, नीतीश कुमार कहते थे कि मैं सीसीसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। कहां गया करप्शन पे स्टैंड? नीतीश कुमार बोले। रोज दिन सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नाक पे हमारा दम कर दिया था। हमने इनसे हाथ पैर जोड़ा कि भैया आप कुछ बोलिए आरजेडी को, ये पीडी खिलाने लगे। हम तेजस्वी को बोलना शुरू किया कि एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लगातार 15 दिन तक सारे प्रवक्ता बोलते थे कि जवाब दो, सीबीआई ने रेड किया, जवाब दो, क्या हुआ? लालू यादव की पुस्तक आ गई, उसमें उन्होंने लिख दिया कि जनता दल यू के प्रवक्ताओं ने पूछना शुरू किया, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। अरे हम क्या जवाब देते? सीबीआई हम पे रेड की है तो उसमें हम जवाब क्या देते? रेड की है तो हम क्या जवाब देते? क्यों रेड की? क्या कंपनी आपकी है? क्या संपत्ति आपकी है? 52 संपत्ति आपके नाम से है, बता दीजिए कि आपके नाम से है, कहां से आप लाए? नहीं बता पाए। हम समझ गए कि हमारा साथ चलना मुश्किल है, इसलिए हम अलग हो गए। हमने अपने स्टैंड, एंटी करप्शन के स्टैंड पे किसी से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी बेल पे हैं। किस बेल पे? नेशनल हेराल्ड के मामले में 5000 करोड़ कहां से लाए भैया? 55 करोड़ रुपए इनकम टैक्स इवेजन में हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। राहुल गांधी कभी नौकरी नहीं की, कभी व्यवसाय नहीं किए, 55 करोड़ का टैक्स कैसे बन जाता है? जवाब नहीं देते हैं। आज इंग्लैंड की एक कंपनी का पता चल रहा है कि इंग्लैंड की कंपनी में शेयर है 65% का, वहां भी डायरेक्टर बने हुए हैं, जिसके नाम पे सिटीजनशिप पे एक सवाल उठ गया है। कहां से क्या निकल रहा है? राहुल गांधी को हम लोग जानते हैं कि वो तो बचपन से भारतीय है, यही पैदा हुआ है, तो सिटीजनशिप ब्रिटिश की कब ले ली? सिटीजनशिप की इशू पे कई बार नहीं, ये सब ऐसी, आप जब पब्लिक डोमेन में रहते हैं और आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अगर हैं, तो आपका एक कदम भी पूरे देश को आकर्षित करता है। यहां तो राहुल गांधी के हर कदम दाएं तो बाएं तो ऊपर तो नीचे, जनता कंफ्यूज होती है। भाई लीडरशिप को इंटैक्ट होना चाहिए। भगवान न करे, खुदा न खासा गलती से प्रधानमंत्री बन गया, तब कदम इस तरह से डगमगाने लगे तो भारत का क्या होगा? मिश्रा जी, बड़ी कृपा हुई भाई, आप मेरे पास भी आए। अरे हाँ, मैं तब से सुन रहा हूं चुपचाप।
मुझे नहीं, हंसी तो आएगी। झूठ सुनते सुनते तो आदमी परेशान है। भारत की जनता 5 साल से यही सुन रहे हैं। 2-3 चीजें यहां बात कही गई। मैं मनोज जी को भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 2015 का विधानसभा कांग्रेस जेडीयू आरजेडी गठबंधन मिलकर चुनाव हम लड़े और नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा बनाया था बिहार में, और बिहार की जनता ने बीजेपी के खिलाफ हमें पूर्ण बहुमत मैंडेट दिया हमारे गठबंधन को 5 साल के लिए। 20 महीना में भागने के लिए नहीं दिया था। वो मैंडेट था, बिहार की जनता ने एंटी बीजेपी मैंडेट दिया। आज नीतीश कुमार बिहार की जनता के उसी जनादेश के खिलाफ बीजेपी के साथ, जिसको जनता ने रिजेक्ट किया, आप सत्ता में बैठा लिए। यह अवसरवादी राजनीति नहीं तो और क्या है। इसलिए इसको व्यवहारिक मत कहिए। नहीं, रिजेक्ट कंप्लीट रिजेक्शन। एक बार इनको फिनिश कंप्लीट रिजेक्शन। यह कंप्लीट बीजेपी और उसके गठबंधन का कंप्लीट रिजेक्शन था। हमारे तीनों पार्टी के गठबंधन को बिहार की जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था। 2014 में 20 महीना के लिए नहीं दिया था। 31 सीट कैसे लेके आई यदि कंप्लीट रिजेक्शन? नहीं, सुनिए, अकेले नहीं लड़ी थी। कहाँ की बात कर? किसके साथ लड़ी थी? आप पता करिए। हाँ, लोजपा के साथ। हाँ, मेन दोनों पार्टी अलग नहीं लड़ी थी। नहीं, सुनिए, जदयू और कांग्रेस, जदयू अलग लड़ी थी और आरजेडी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी। उसके बाद 31 मनोज जी एक उनको अपनी बात खत्म करें। आप रिजेक्शन मत कहिए। नहीं, पता नहीं, आजकल कई पत्रकार हैं जो बीजेपी की आलोचना सुनना ही नहीं चाहते। देखिए पत्रकार की बात मनोज जी उनको अपनी बात खत्म करें। बड़ी समस्या है। पत्रकार भी, अगर पत्रकार क्या दर्द होती है जब बोल रहे थे तो बीजेपी की बात बोला, उनको अपनी बात खत्म करें। मनोज जी आप उनको पूरी बात करें। ये बोलेंगे ना, वो उनकी पूरी परेशानी हो रही है। आपने मेरी बात नहीं, मैं गलत बात बोल रहा हूं। मनोज जी उनको अपनी बात साल खत्म पहले है। मनोज जी आप उनको खत्म कर लीजिए। वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। यदि वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप आगे अपने टाइम पे। आप बीजेपी के अलायंस पार्टनर नहीं है। आपने मेरी बात काटी है, बीजेपी का सवाल नहीं है। मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। बहुत समस्या है। मनोज जी आप हाँ, बोलिए। आपका जब टाइम आएगा बोलिए, बताइए। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई थी। मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब हो तो दीजिए। बीजेपी को सत्ता से बाहर किया बिहार की जनता ने। सत्ता में उसके साथ घुसा के बैकडोर से लाने के लिए मैंडेट नहीं दिया था। यह धोखाधड़ी हुई है बिहार के लोगों के साथ। नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन बिहार की जनता को लोगों ने धोखा दिया। आपने उस बीजेपी के साथ सत्ता में गठजोड़ बना कर लिया, 1 घंटे के अंदर में सरकार बना लिया, जिसको जनता ने बाहर के लिए रास्ता दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो कोई थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बाहर कैसे कर रहे हैं? अरे भैया, चुनाव जब लड़े थे सुनिए ना, उसमें भाजपा सुनिए, बताइए कैसे बाहर कर दिया उसको? बिहार में किसकी सरकार थी भैया? नीतीश कुमार और भाजपा की थी ना? थी, बिल्कुल सत्ता में थी ना? दोनों मिलकर फिर नीतीश कुमार जी ने अपने आप को बीजेपी से अलग किया ना? कर लिया। हमारे साथ आ गए ना? भाजपा को कैसे अलग किया? अरे भैया, तुम क्या नीतीश कुमार बीजेपी से भी रहे, हमारे साथ भी रहे। अब क्या कहना चाहते हैं? महामिलावटी होते क्या वो? देखिए जब चारों अलग अलग लड़े, देखिए चारों अलग अलग लड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं देखिए, जदयू, राजद, कांग्रेस और भाजपा 2015 का चुनाव सब अलग अलग लड़े हैं। जदयू और ये तीनों मिलकर लड़े हैं। भाजपा को बाहर करने का कैसे हुआ? 54 सीट इनको मिली कि नहीं? एकदम रूट आउट तो करा नहीं। यदि कोई एक कॉम्बिनेशन, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि व्यावहारिक गठबंधन होता है इनका, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी को बाहर नहीं करना था। यदि एक कोई कंपोनेंट मिलता है, बिल्कुल। अब आप उस पे आ रहे हैं ना, मैं इस चीज को मान रहा हूं, लेकिन जब आप होलियर देन दाओ एटीट्यूड अपनाते हैं तो भाजपा के पक्ष में बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं जो बोल रहा हूं जो सच्चाई है। आप कांग्रेस चुनाव बीजेपी के खिलाफ बिहार में हुआ था। हमारा महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना था, सुन लीजिए, और उसमें नीतीश कुमार को हमने सीएम का फेस बनाया। बिहार की जनता ने इस गठबंधन को बहुमत दिया, बीजेपी को बहुमत नहीं दिया। बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई भाई 20 महीना में? मैं वो कह रहा हूं, उसको अगर आप डिफेंड करना चाह रहे हैं तब तो आप इनसे भी बड़े प्रवक्ता भाजपा के बन गए। बड़ा अफसोस। मैं प्रेमचंद जी को 2-3 आप कह रहे भ्रष्टाचार की बात। लालू प्रसाद का इंटरफेरेंस नहीं होगा, 2-3 बार इन्होंने कहा, 2-3 बार कहा ना। लालू प्रसाद जी ने कहा था कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लालू प्रसाद एक अलायंस पार्टनर पार्टी के अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कैसे नहीं इंटरफेयर करेंगे? नंबर दो 3 ऐसा मौका आया। यहां बैठे लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, नियमित रूप से याद होगा, नीतीश कुमार जी क्या वजह थी जिसको आप कहते हैं इंटरफेयर कर रहे थे, तो उनसे दही का टीका लगवाने क्यों जाते थे भाई? हमको टीका लगा दीजिए।
ये लोगों ने देखा, राबड़ी जी की उपस्थिति में, तेजस्वी जी की उपस्थिति में लालू प्रसाद जी टीका लगाते थे, तब नीतीश जी किसी अभियान में चलते थे। थी वो भक्ति, अरे हो हर गया। चीज की सीमा होती है। हो गया। राजनीति में अवसरवादी राजनीति करना, उसके बाद अरे अवसरवादी राजनीति हो गया, लोग समझ गए। अब जवाब दूं? ऐसे नहीं होता ना, जवाब ये क्या आप देंगे? जवाब दीजिए, उसके बाद आप दही का पब्लिक टीका से- लगवाते हैं। आप ही से एक सवाल। नहीं, दही का टीका लगवाते ठीक थे। है, अगर दही का टीका क्या, हम तो चंदन का भी टीका लगवाएंगे, सबसे लगवाते थे ना। लगवाएंगे, हमें लालू- लगवाएंगे। लालू जी आपके लिए इतने आजकल सैफरन का टीका लगवा रहे हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप बोलिए जय श्री राम। आपने तो अपना घोषणा पत्र बोलिए जय श्री राम। आप मर्ज कर जाइए। जय श्री राम बोलिए। अरे आप बोलिए जय दुर्गा माँ। जयदुल रहमान। मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम दुर्गा माँ। बोलो। क्यों बोलेंगे? नहीं आप बोल रहे तो जय श्री राम, बोलेंगे। जयदुल रहमान हम आप बोल तो रहे हैं। नहीं बोलेंगे, हम बोलते ये हैं। हम मानसिकता बोलते है। हैं। हम जयदुल रहमान बोल सकते ये हैं, छोड़िए। जय श्री राम भी राम- बोल सकते हैं, राम- और ये राम नहीं हमारा बोलेंगे हक है। जय श्री राम। राम इनके हमारा लिए हक सिर्फ है। रहमान। राम आपके कहने इनके पर लिए नहीं सिर्फ बोलते हैं। रहमान। अच्छा, आपके कहने अब पर नहीं एक मिनट, बोलेंगे। प्रेमचंद जी। हम अपने घर में पूजा करते हैं और प्रेम- आपके कहने पर नहीं प्रेमचंद जी, बोलेंगे। प्रेमचंद जी, एक- आप आपके कहने पर नहीं बोलेंगे। सुनिए तो भगवान सही। की पूजा हम घर में करते हैं, हमारे आस्था का- अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मत बोलिए भाई, मत बोलिए, आपकी इच्छा है। कोई नहीं, आपकी इच्छा है, आप पंडित हैं। आपकी इच्छा पंडित है, हैं। मत बोलिए, क्या है? गलती हो गई। जय श्री राम बोलिए, आपको बोल दिया, बोलने के लिए गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मत बोलिए जय श्री राम, राम जय श्री राम। मत बोलिए, मत बोलिए, मैं मत बोलिए। मैं जानता हूँ जय श्री राम बोलने से आपकी भावना को कष्ट होता है, मत बोलिए। मैं जय सिया राम बोलता हूँ, आप बोलिए जय सिया राम। अरे जय सिया राम, आप तो हमको जो बोलिएगा हम बोल देंगे, जय सिया राम, जय श्री राम। आपको जय श्री राम बोलने में कष्ट हो रहा है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ किया आपको। ठीक है, धन्यवाद। गलती- अब एक बात सुन लीजिए, गलती मान लिया, माफ करते हैं। एक बात सुनिए ना, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति में यहाँ मिलावटपन मत करिए। देखिए, एक सवाल है आपसे, मुझे पूरा करने दीजिए। आप ही पे सवाल है, नहीं, करिएगा ना। आप ही पे सवाल पूरा करने है। दीजिए। अच्छा बोलिए। राम का नाम, देवी दुर्गा का नाम, शिव का नाम, ये क्या राजनीति का विषय है? राहुल गांधी शिव भक्ति करते रहते हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? क्या ये राजनीति का विषय है? राहुल गांधी शिव भक्ति, जनेऊ उसमें भक्ति। भी ऐतराज है। अब बताइए, उसमें भी दादा ऐतराज है। गड़े पौत्र में पंडित बन गया भी पौत्र। ऐतराज है। जब नरेंद्र मोदी जैसे राहुल गांधी के दादा का नाम क्या था? है? राहुल गांधी के दादा का नाम आप बताइए, नरेंद्र मोदी के दादा का नाम क्या था? मुझे नहीं पता है। बताइए तो, क्या बात कर रहे हैं? महेंद्र दास मोदी वोदी कुछ होकर करेंगे। राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज खान था या नहीं? नरेंद्र मोदी के दादा का नाम, ब्राह्मण कैसे बन गए? नरेंद्र मोदी का नाम क्या था? दादा का ब्राह्मण कैसे बन गए? नाम? नरेंद्र मोदी के दादा का नाम मनोहर दास मोदी होगा। नहीं, होगा। लेकिन राहुल गांधी के दादाजी का नाम फिरोज गांधी था। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए तो। यह डिस्कशन अब जिसका दादा फिरोज गांधी हो, वो ब्राह्मण जनेऊधारी कैसे बन सकता है? मैं ये सवाल पूछता हूँ तो कोई बताते नहीं है। चुनाव का मुद्दा नहीं अब है। बोलते हैं कि शिव चुनाव नहीं, का ब्राह्मण मुद्दा नहीं है, नहीं। कौन लाया ये मुद्दा? 2014 में क्या हुआ? ये मुद्दा लाया कौन? आप ही ने लाए। पूरा किया। शिव भक्त बन के कौन घूमा? जनेऊधारी ब्राह्मण बन के कौन घूमा? हम तो नहीं घूमे। नहीं। नरेंद्र मोदी तो नहीं घूमे। अजय लोग, राहुल गांधी घूमे। मिश्रा जी, अजय लोग सवाल किसी के दादा के बारे में राहुल नहीं था। गांधी शिव भक्त बन के घूमे ना, शिव भक्त बन के घूमे ना, जनेऊ पहन के घूमे ना। आपके सुरजेवाले कहा राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। अरे रणदीप सुरजेवाला ने कहा यार, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप लोग कांग्रेस की प्रॉब्लम हो गई है कि सेल्फ गोल, ये अपने पोस्ट में गोल मारते हैं, हमें गोल मारने ही नहीं देते हैं। हमारी दिक्कत ये है। शिक्षा की बात नहीं करेंगे। अरे कर रहे हैं, मैं आपकी एक बात करना चाहता हूँ, आप मुझे करने नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपकी एक बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप बताइए। मुझे बोलने दिए ना 10 सेकेंड। आप उसी बात मैं आप पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ प्रेमचंद जी। अजय आलोक जी, अब मिश्रा जी, ये मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ। जो ये डिस्कशन का पार्ट नहीं था कि इसका दादा कौन था। की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर कोई हाँ? राहुल गांधी के बारे में बोलेगा, इनको बोलिए ना पूछने। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, पर्सनल नहीं। पर्सनल नहीं है, एक पर्सनल नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे डीएनए में भारतीय आ गया, हमारे डीएनए में भारतीय आ गया, लेकिन साथ में कुछ पाकिस्तानी और इटालियन भी आ गए थे। अगर किसी भी असंसदीय शब्दों का और अपमानजनक बात करेंगे और हंसेंगे तो आपको भी नरेंद्र मोदी के बारे में सुनना होगा। अच्छा, एक सवाल। बताइए देश को कि नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। बताइए देश को बीजेपी का क्या आप योगदान है। रुकिएगा तब ना बताऊंगा। बताइए ना, मैं ठीक पूछ है, रहा अब हूँ एक मिनट। नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है ठीक देश के लिए, बताइए। ठीक है, अभी आपने बहुत कन्वीनियंटली कहा कुछ पत्रकार भाजपाई हो गए, ठीक है, अब उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, कोई बात नहीं, हो गए। कल शिवानंद तिवारी की एक टिप्पणी आई लालू यादव के सुप्रीम कोर्ट और लालू यादव के हाई कोर्ट के कन्विक्ट बनाने पे, चारा घोटाले में।
कि चार, और यह कहा गया कि जस्टिस एसएन झा और जस्टिस मोहंती थे ना, मुखोपाध्याय,